हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, सारे के सारे जो भी नेट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जहाँ जहाँ पहले टॉपिक पढ़ाएंगे फिर जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे कंपटीशन में उसको डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। अभी देखिए, अब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉलिड होता क्या है, सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबको इतना तो बचपन से ही पता होता है कि सॉलिड जितनी भी चीजें होती हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है। समझ गए बात को। पर्टिकुलर तुम्हारा फोन है, फोन भी क्या है, सॉलिड है। ये जो बोर्ड है वो भी क्या है, सॉलिड है। तो इनकी पर्टिकुलर एक शेप फिक्स है ना। तो सॉलिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होती है कि इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो बोर्ड है, ये देखो बोर्ड है, बोर्ड का पर्टिकुलर वॉल्यूम डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम है ना। कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट डिसाइड कर रहा है पूरे फैक्टर को। समझ गए बात को, पूरे वॉल्यूम को कौन डिफाइन करता है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता होनी चाहिए किसी भी वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए। तो पर्टिकुलर ये बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है ना। तो इसका क्या हो सकता है, डेफिनेट वॉल्यूम है। समझ गए बात को। तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, उसके बाद देखो मैं इसको ऐसे करके पुश कर रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, या फिर मैं इसको इस तरीके से दबा रहा हूं बोर्ड को, पूरे बोर्ड को मैंने इस तरीके से दबा दिया। तुम अपने फोन को दबा के देखो, क्या दब रहा है, क्या फोन कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सॉलिड है ये। तो सॉलिड कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सॉलिड की, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल का रीजन क्या होता है, जैसे ये सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स है। तो इस पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। खाली स्पेसेस क्या होते हैं इनके बीच में, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंप्रेस नहीं हो पाते। तो सॉलिड की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो क्या होता है, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक, उसके बाद देखो ये थे सॉलिड के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉलिड के अंदर। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं सॉलिड की क्लासिफिकेशन की। ठीक, तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक, सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जब हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो बेसिस पर करते हैं। एक तो करते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है। इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे ना। तो पार्टिकल का कुछ अरेंजमेंट होगा इस बोर्ड के अंदर। ठीक, तो एक तो लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, वो कर रहे हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। आगे बात समझो। अब देखो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होते हैं ये एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड। ठीक, इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर भी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड होते हैं। पहला होता है आयनिक सॉलिड, सेकंड होता है कोवलेंट सॉलिड, थर्ड होता है मेटेलिक सॉलिड। समझ गए बात को ये। और एक होता है हमारा लास्ट जो बच जाता है, वो बच जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर ये फोर टाइप्स के हमारे सॉलिड होते हैं, इनको डिस्कस करना है। और सीक्वेंस में हमें क्या करना है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है और एमरफस सॉलिड पढ़ना है। इन दोनों का जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसके बेसिस पर कर रहे हैं, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, उसके बाद एमरफस, फिर इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर सारे के सारे सॉलिड देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमरफस सॉलिड की। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग लगा दें क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर लगा दें हेडिंग हम लोग एमरफस सॉलिड। ये हो गया आपका एमरफस सॉलिड। इधर क्या हो जाएगा सब,
क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों का डिफरेंशिएट करके देखेंगे, दोनों के अंदर देखेंगे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अब देखो एमरफस सॉलिड के अंदर देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। अब देखो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और ये कैसा अरेंजमेंट है, एमरफस सॉलिड का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। अब यहां पे देखो इन दोनों में कुछ फर्क पता चल रहा है। देखो सबसे पहला फर्क पता क्या चल रहा है, इसके अंदर देखो एक पर्टिकुलर मैनर्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है ना पार्टिकल्स का, लेकिन एमरफस सॉलिड के अंदर देखो कोई रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, क्या इरेगुलर अरेंजमेंट है। कोई बड़ा पार्टिकल यहाँ बैठा, कोई छोटा पार्टिकल, कोई बड़ा, कहीं पर भी क्या है, एक डिसऑर्डरनेस मैनर्स में क्या है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। इसमें देखो बड़े बड़े पार्टिकल्स एक रो में बैठे हुए हैं, फिर छोटे पार्टिकल एक रो में बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन एमरफस सॉलिड के अंदर देख रो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डिसऑर्डरनेस मैनर्स में कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यही है कि यहां पर क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल का। समझ गए बात को। लेकिन एमरफस सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। ठीक, अब देखो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये सब क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये सब क्या होते हैं, एमरफस सॉलिड, ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये बताने इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्यों कह रहे हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये देखो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ये लंबे टाइम तक यही चलता रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन एमरफस सॉलिड क्या होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जैसे मान लो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, एकदम पहले रेगुलर मिल रहा है, फिर क्या होने लग जा रहा है, इरेगुलर पैटर्न मिल रहा है। तो एक शॉर्ट टाइम के लिए तो अरेंजमेंट मिल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा डिसऑर्डरनेस मिलने लग जा रही है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। नेक्स्ट देखो ये जो होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको जो हम कट कर रहे हैं शार्प एज टूल से, एज टूल, दे प्रोड्यूस रेगुलर इमेज। इसका मतलब जानो, देखो क्या होता है, जैसे ये है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कर दिया, मैंने यहां से कट कर दिया। तो जब मैं एक शार्प एज टूल का मतलब समझ रहे हो, इस शार्प एज टूल का कोई भी एक धारदार चीज है मेरे पास, धारदार चीज से मैं क्या कर रहा हूं, इसको कट कर रहा हूं, तो क्या मिल रही है, एक रेगुलर इमेज मिल रही है। देखो यहां से मैंने बीचों बीच कट कर दिया, इधर और इधर क्या मिल रही है, एक रेगुलर इमेज मिलेगी। इसका मतलब एमरफस सॉलिड में देखो कोई भी मैं एक शार्प एज टूल से इसको कट कर रहा हूं, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, मान लो ये इधर कट कर दिया, इधर देखो, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स नहीं कट हो रहे, यहां पर कोई पार्टिकल तो कट नहीं हो रहा, इसलिए क्या मिल रहा है मेरे को, एक यहाँ पे एक रेगुलर इमेज मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखो जब हम इसको कट करने जा रहे हैं तो इसके बीच में एक पार्टिकल्स कट हो रहा है, जब पार्टिकल्स कट होगा तो इमेज कैसी मिलेगी, उबड़ी खाबड़ी सी इमेज नहीं बनेगी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जब हम शार्प एज टूल से कट करते हैं एमरफस सॉलिड को, तो ये क्या मिलता है, यहां से एक इरेगुलर इमेज मिलता है। when cut through sharp edge tool they produce irregular image। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। इतने पॉइंट क्लियर है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट।
जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, ठीक। लेकिन जो एमरफस सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। अभी बता रहे हैं इसका रीजन क्या होता है। देखो यहां पर क्या है, पर्टिकुलर एक रेगुलर अरेंजमेंट है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का। इस वाले पूरे रो को देखो, इस वाले पूरे रो को देखा, इसको उठा के यहां ले आओ। देखो इसको नीचे से तुम लोग क्या कर रहे हो, मेल्ट करने के लिए नीचे से हीट करना पड़ेगा। ये नीचे से क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। एक देखो ये मान लो लोहे की बॉल है, एक ही साइज की तो है, सबका मेल्टिंग पॉइंट मान लो फिक्स है, 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, सबके सब मेल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स हैं इस रो के, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। इस छोटे पार्टिकल का भी क्या होगा, सबका फिक्स होगा। छोटे वाले का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या इसके लिए, पूरे रो के लिए फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने पूरी ये वाली रो उठा ली, इस रो में देखो बड़े भी पार्टिकल हैं, छोटे छोटे ही पार्टिकल भरे हुए हैं। तो देखो मैं इसको नीचे से क्या कर रहा हूँ, मेल्ट कर रहा हूँ। नीचे से क्या कर दिया, हीट दे दिया, जिससे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो जो बड़े पार्टिकल है उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, समझ के बात को। इसको क्या होगा, ये कम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। छोटे वाला पार्टिकल्स जैसे लोहे की बॉल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो ज्यादा होगा बड़े वाली बॉल का, छोटे वाले का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका छोटा साइज है, उसका क्या है, बड़ा साइज है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, एमरफस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉलिड, ठीक। इसको कैसा बोलते हैं हम, स्यूडो सॉलिड, एमरफस सॉलिड को। ये देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये रियल में ही सॉलिड होता है, और जो एमरफस सॉलिड होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का मतलब, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है जो चीज हमें देखने में लगती है वो रियल में नहीं होती। इसका एग्जाम्पल देखो, उससे समझा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है गिलास, प्लास्टिक एटसेट्रा, ठीक। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका एग्जांपल देखो, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। देखो ये जो गिलास होता है ये कैसा होता है, एमरफस सॉलिड होता है, और इसको कैसा बोलते हैं, एमरफस सॉलिड क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। ऐसा क्यों होता है स्यूडो सॉलिड, इसलिए बोलते हैं एमरफस सॉलिड को कि जो गिलास होता है ना, गिलास के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी तो इनकी होती नहीं है। वो पार्टिकल एक मेन पोजीशन पर क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फ्लो नहीं करते। लिक्विड के अंदर की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लेकिन गिलास के अंदर क्या होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। इसलिए गिलास कैसा है, एमरफस सॉलिड है। और जितने भी एमरफस सॉलिड होते हैं क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड, जो देखने में हमें क्या लगते हैं कि सॉलिड है, रियल में क्या होते हैं, सॉलिड नहीं होते, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक। और जो ये होते हैं हमारे एमरफस सॉलिड, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक। ये एक पॉइंट है, पॉइंट लगा लेना नीचे, आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब समझो कि एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के क्यों होते हैं। इसका मतलब ये होता है जितनी भी तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ईएमएफ हो, रेजिस्टेंस हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, ये सारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एमरफस सॉलिड के अंदर क्या होता है, हर डायरेक्शन में क्या होती है, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, हर डायरेक्शन में क्या होती है, सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोट्रोपिक इन नेचर बोलते हैं। ये सब कैसे होता है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब होता है कि जो तुम हर डायरेक्शन में क्या होता है, इधर गए इधर गए इधर गए, हर डायरेक्शन में क्या है, इसकी जो सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब डिफरेंट है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि कैसे है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर दो टाइप के सॉलिड थे, एक तो था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक दूसरा क्या था, एमरफस सॉलिड। ये दोनों ही इतने पॉइंट थे, ये दोनों क्लियर हो गए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर सॉलिड की, ठीक। अब देखो नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर सबसे पहले क्या होता है, आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल देखो कौन कौन सा,
NaCl KCl, जितने भी क्या होते हैं ये आयन से मिलके क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। इस NaCl में देखो क्या होगा, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक NaCl क्या है, एक आयनिक सॉलिड है, इसमें कैटायन भी है Na प्लस और Cl माइनस क्या है, एनायन है। तो इसके बीच में क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में एक आयनिक इंटरेक्शन होता है। आयनिक इंटरेक्शन होता है जब तो क्या करते हैं, Na प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, एक बड़ा सॉलिड जनरेट कर लेते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के अंदर कैसा इंटरेक्शन होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है। आगे बात समझ में। सेकंड देखो, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में देखो क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल सुनोगे तुमने, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, हमारे कोवेलेंट सॉलिड के होते हैं। कभी तुमने डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखी होगी 10th क्लास में की बुक में, क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे कार्बन क्या होते हैं, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे बनाता है कार्बन बॉन्ड। तो बहुत सारे कार्बन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सॉलिड बना देते हैं, जो किसमें बनता है, डायमंड के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, बहुत सारे कार्बन मिलके। तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, कभी एग्जांपल देखना, अमोनिया वगैरह है, NH3, ये सब क्या होते हैं, NH3 का एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, अमोनिया बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा सा सॉलिड बना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके अंदर क्या होता है, एक अमोनिया के जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, अमोनिया होंगे, इनके बीच में क्या होगा, अमोनिया के बीच में एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अमोनिया कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सॉलिड जनरेट कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक, इसी तरीके से एक और सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड। देखो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, जितने भी तुम्हारे एग्जांपल है मेटल्स के जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं। आयरन की रॉड देखी है, इस तरीके से तो आयरन की रॉड होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, आयरन के पार्टिकल होते हैं। तो जब आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो पूरी की पूरी रॉड क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए हमारे, आयरन हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं मेटालिक सॉलिड के। जितने भी तुम्हारे रॉड वगैरह होती है, एल्यूमिनियम वगैरह के वायर वगैरह, सब क्या है, एक मेटालिक सॉलिड ही तो है। कॉपर की चाहे तुम वायर ले लो, वो भी क्या है, सॉलिड है। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉपर्स के पार्टिकल्स लगे होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये हमने क्लासिफिकेशन करी है सॉलिड की, ठीक है। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर मूव कर रहे हैं। अब जनरली पता है क्या है, सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो क्यूब की फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये क्यूब है, देखो एक, ठीक है। अब इस क्यूब के अंदर देखो, सबसे पहली बात, कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने, ये रूम है, इस एक रूम के अंदर क्या होते हैं, क्यूब की फॉर्म तो होती है रूम, और रूम के सारे क्या है, ऊपर वाले कॉर्नर काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 क्या हो गए नीचे वाले हो गए। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए बात को। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के अंदर, 8 होते हैं। सेकंड देखो, फेस सेंटर, फेस सेंटर देखो क्या होता है, ये रूम है, जनरली एक रूम है, तुम जहां बैठे हो उसको इमेजिनेशन करना, एक तो इधर की तरफ है एक फेस, एक इधर है, 2 इधर हो गए, एक ऊपर वाला फेस हो गया सेंटर, एक क्या हो गया नीचे वाला हो गया 4, एक उधर वाला हो गया आगे वाला, और एक क्या हो गया पीछे वाला, कितने हो गए फेस सेंटर, 6 हो गए।
तो एक क्यूब के अंदर कितने फेस सेंटर होते हैं? 6 होते हैं। ये देखो, ये इधर वाला हो गया लेफ्ट वाला, इधर किधर हो गया राइट वाला, ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला। तो एक क्यूब के अंदर फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखो बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं। एक क्यूब के अंदर देखो बॉडी सेंटर कितना होता है। तुम रूम में बैठे हो तो उसका बॉडी का सेंटर बिल्कुल बिल्कुल सेंटर वाला होगा ना, बॉडी का सेंटर जो बिल्कुल सेंटर में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी सेंटर। तो वो तो एक ही होता है ना एक क्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो एज सेंटर की बात कर रहे हैं। एज सेंटर देखो क्या होता है, जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उस रूम के क्या करो, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसका काउंट कर लो। तो 1 2 3 4, 4 इधर है, इस वाली दीवार पे कितना? 4, उधर कितने होंगे? 4 8, फिर 9 10 और इधर वाली दीवार की 11 और ये क्या हो गए? 12। ये देखो इसको काउंट कर दो, ये जो लाइन आ रही है ना इसको काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और एक 12। तो एक क्यूब के अंदर एज सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं। इतनी सी बात समझ गए। ये क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि क्या क्या होते हैं। कॉर्नर 8 होते हैं, फेस सेंटर कितने होते हैं? 6, बॉडी सेंटर 1 होता है, एज सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये सब हमें लगाना है अभी यूनिट सेल वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है।